कैसे हो बच्चों? पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको रिलेशन फंक्शन के रिलेशन वाले पार्ट के कॉन्सेप्ट्स बताए थे और 11th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 एनसीईआरटी में से सॉल्व करवाती थी, जिसके अंदर बहुत सारे हमने क्वेश्चंस करे थे। अब हमारी थर्ड वीडियो क्लास 11th के लिए स्पेसिफिकली ये है। इसमें मैं फंक्शंस, उनके टाइप्स, उनके ग्राफ्स, ये सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं फंक्शंस पर। फंक्शंस होते क्या हैं? अगर मैं डेफिनेशन पर आऊं, जो एज पर एनसीईआरटी या फिर किसी और बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो वो क्या है? अ रिलेशन एफ। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंक्शन होने से पहले उसको रिलेशन होना बहुत जरूरी है। तो रिलेशन तो होगा ही, ठीक है। अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू बी is said to be a function, is said to be a function, said to be a function if every element of set A has one and only one image, one and only one image in set B, in set B। ये ध्यान रखना है, यानी कि यूनिक इमेज होना जरूरी है, यूनिक इमेज, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। आई कैन बेट ऐसा एग्जाम्पल कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। और इस एग्जाम्पल के बाद आपको डेफिनेशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा कि फंक्शंस होते क्या हैं। तो कुछ रिलेशंस बनाते हैं। ये मैंने एक रिलेशन वन लिया R1, जिसमें मैंने ये ए सेट और बी सेट लिया है यहां पर, ठीक है। दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट, और ये बी सेट थोड़ा बराबर सा बना देते हैं। दिस इज R1। यहां पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे 1 2 3 4, ए बी सी डी। ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। एक और रिलेशन लिया R2, इसमें मैंने ए बी लिखा 1 2 3 4, ए बी सी डी। ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। R2 है, सॉरी। फिर आते हैं R3 पर। दिस इज R3, 1 2 3 4, ए बी सी डी। ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, दैट्स इट, और कोई रिलेशन नहीं है। चौथे नंबर पे आते हैं R4, 1 2 3 4, ए बी सी डी। ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये भी इससे रिलेटेड है, ये भी इससे रिलेटेड है। और लास्ट पांचवें रिलेशन पर आते हैं। पांचवें रिलेशन पर 1 2 3, ए बी सी डी। ये भी इससे रिलेटेड है, ये भी इससे रिलेटेड है, ये भी इससे रिलेटेड है, ये भी इससे रिलेटेड है। ये मैंने 5 रिलेशंस बनाए, क्योंकि क्वेश्चन की जो हमारा फंक्शन है टॉपिक, उसकी डेफिनेशन में ही लिखा है अ रिलेशन एफ। तो पहले रिलेशन है, उसके बाद देखते हैं कि वो कौन सा रिलेशन ऐसा है जो फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो एक बहुत ही आसान सा तरीका रिवील कर रहा हूं आप लोगों के सामने, बिना डेफिनेशन को देखे, बिना कुछ सोचे, कोई दिमाग में टेंशन नहीं होगी। आप जो पहले वाला सेट है उसको सन मान लो और दूसरे वाला सेट फादर मान लो। अब आप खुद देख लो, जहां पर आपको प्रॉब्लम दिखेगी वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 1 के फादर कौन है? ए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 2 के फादर कौन है? बी, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के फादर कौन है? कोई दिक्कत नहीं है, सी है। और 4 के फादर कौन है? डी। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले वाली सिचुएशन में आते हैं R2 में, जो मैंने यहाँ पे लिया 1 के फादर ए, 2 के फादर भी ए, 3 के फादर बी, 4 के फादर बी। यहाँ पर सी और डी अभी कोई फादर नहीं है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम भाई, उनके बच्चे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। थर्ड वाले पार्ट में आते हैं। यहाँ पे 1 के फादर कौन है? 1 के फादर है ए, 2 के फादर भी ए, 3 के फादर बी, 4 के फादर। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई सन है लेकिन फादर नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर सन है बट फादर नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है,
ठीक है ना। यहाँ पर हम वो सिचुएशंस नहीं ले रहे कि फादर वो भाग गए, फादर की डेथ हो गई या कुछ, यहाँ पर मतलब यह है कि भाई सन आ गया है, फादर नहीं है। ठीक है, तो भगवान का आशीर्वाद यहाँ पर नहीं चलेगा, सूर्य भगवान का कि कर्ण पैदा हो गया है, यहाँ पर कोई आशीर्वाद नहीं चलेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पर बस ये देखना है कि इधर वाले सेट के अंदर जो हमारा फर्स्ट सेट है ए, इसमें जो एलिमेंट है उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए एज पर द डेफिनेशन। तो यहाँ पर सन है बट फादर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। और ये तो बिल्कुल ही नहीं है, सीधा ही क्रॉस मार दिया मैंने। भाई ए के 4 फादर कैसे हो सकते हैं? 1 है, उसके फादर ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। हर सिचुएशन सेटिस्फाई कर सकती है क्योंकि 4 बच्चे हैं, उनके एक ही फादर है, दिस इज पॉसिबल। तो यहाँ पर ये भी फंक्शन होगा। तो जब भी आपको फंक्शन की डेफिनेशन की बात करनी है, फंक्शन की डेफिनेशन समझनी है, इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता कि पहले वाले सेट को सन मान लो और दूसरे वाले सेट को फादर मान लो, और आप बहुत ही आराम से इस चीज का यूज करके आप फंक्शन बता सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फंक्शन के बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंक्शंस होते क्या है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं विच इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उनके ग्राफ्स, कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ्स देखते हैं कि कौन से फंक्शंस होते हैं और उनके ग्राफ्स क्या हैं। तो सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लास 11th के लिए, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है, ये देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आइडेंटिटी फंक्शन, इसको डिनोट करते हैं हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से। ठीक है, और एफ जो होता है वो आर टू आर होता है। जब मैंने 2 सेट लिए थे ए और बी, यहाँ पे हमने आर टू आर लिया है, इस चीज को ध्यान रखना। इसका मतलब है कि पहले वाला सेट भी रियल नंबर्स का है, दूसरे वाला सेट भी रियल नंबर्स का, इसका ये मतलब है। तो ये जो पहले वाला सेट होता है ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है फंक्शंस में, और ये जो दूसरे वाला सेट है ये को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। तो हमें यहाँ पर डोमेन भी पता है रियल नंबर्स है और को डोमेन भी पता है रियल नंबर्स है। क्लियर? और अब ये आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को डिनोट करता है। और याद रखना है कि इसका ग्राफ जो होता है वो ओरिजिन से पास होती हुई एक लाइन होती है, दिस इज एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। यहाँ पे ओरिजिन से पास होती हुई एक लाइन इस तरीके से बनती है। तो ये स्पेसिफिक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ये इस तरह से लाइन बनेगी। क्लियर हो गया? अगर मैं नॉर्मली टेबल बनाऊंगा तब भी मेरा ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है। या अगर मैं बोलूं ये पूरा 90 डिग्री था तो ये 45 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन, ओरिजिन से पास होती हुई एक लाइन होती है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही होती है। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। सेकेंड नंबर पर आते हैं। सेकेंड फंक्शन हमारा होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, इसमें भी हम एफ आर टू आर लिख रहे हैं, रियल से रियल है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू के। ठीक है, ये के है हमारा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो x है ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, यानी कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये चीज ध्यान रखनी है, जो k हमने लिया है ये एक कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? ये एक कांस्टेंट है, तो इस चीज को ध्यान रखना। हम एफ एक्स को y भी बोल सकते हैं, एफ एक्स को हम y भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये y इज इक्वल टू के हो गया, और इसका जो ग्राफ बनता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो हमने ये देखो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये मैंने ग्राफ बनाया। अब मान लो y इज इक्वल टू 2 है, तो भाई y इज इक्वल टू 2, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर दो, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बन गया। y इज इक्वल टू -5 है, तो ये 1 2 3 4 5 यहां से पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू -5 हो गया। तो ये हमेशा ही पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट फंक्शन पर आते हैं। थर्ड नंबर पे आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस,
ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शंस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड नंबर पे हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। और थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। और फोर्थ नंबर पे पढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। और अगर आपको नहीं पता कि पॉलिनोमियल क्या होता है तो मेरी आईआईटी जेई के फाउंडेशन की आईआईटी जेई फाउंडेशन का जो भी मैंने कोर्स स्टार्ट किया है यूट्यूब पे किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसको जरूर देखिए। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टाइप की एंट्रेंस की एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एनटीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको जरूर देखिए। वहां पे डिटेल में आपको हर एक टॉपिक पता चलेगा जो आपने छोटी क्लासेस में अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है या पढ़कर नंबर आ गए हैं बट फिर भी आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। ठीक है, तो नंबर भी आ जाते हैं बच्चों के 99 आ रहे हैं, 98 आ रहे हैं, लेकिन उनसे जब मैं पूछता हूँ बेटा पॉलिनोमियल क्या है तो उनको नहीं पता होता पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पे अभी हम पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, उनके ग्राफ्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो प्लीज आप ये वीडियो जरूर देखना, मतलब ये कोर्स आप जरूर ज्वाइन कर लेना एक बार, और अपना हफ्ते के कोई भी एक दिन या 2 दिन आप अपना एक टाइम पीरियड निकाल लो 2 से 3 घंटे का, जिसमें आप उन वीडियोस को देखकर अपने बेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको और आगे एंट्रेंस में कहीं पर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता है, इसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो 1 है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कहीं से भी कैसे भी जा सकती है, इस चीज को ध्यान रखना। मैं कैसे भी लाइन ड्रॉ कर लूं, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना है। एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं आपको। मान लो मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो भाई ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 तो है, 10th में करा तो है, टेबल बनाओ। एक्स वाई 0 लिया तो 3, 1 लिया तो 5, -1 लिया तो 1। अब आपने इसको प्लॉट किया 1 2 3, ये 0 3 आ गया, 1 1 2 3 4 5, ये 1 5 आ गया, और ये -1 1 आ गया। तो आपने जब इसको ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट नंबर पे आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 भी हो सकता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। बेसिकली डिग्री क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? 2। यह आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पहली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि हमें बतानी है कि डिग्री के बेसिस पर ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपको बताना है वो डिग्री के बेसिस पर। ठीक है, तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, हमें बस ये याद रखना है कि ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखूं तो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से ओरिजिन से पास होते हुए। यानी कि अब ये पैराबोला जो है ये ऐसे भी बन सकता है, पैराबोला उल्टा भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, मतलब क्वाड्रेटिक जो होता है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? थर्ड पे आ रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, अगेन बेसिक सी चीज बता रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जब हम ग्राफ पे आएंगे तो एक एस शेप ग्राफ बनता है इस तरीके से। ठीक है, बना के भी देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो अगर मैं टेबल बनाता भी हूं बाई चांस इसकी आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपने यहाँ 0 लिया तो 0, -1 लिया तो -1, -2 लिया तो -8, 1 लिया
तो 1 2 लिया तो 8। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो 0 0, 1 पे 1, 2 पे 8 ऊपर चला गया, -1 पे -1 और -2 पे -8 नीचे चला गया। तो ये कर्व ऐसे ही बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। तो यही सेम शेप बनती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये एस शेप हो गया हमारा। हाउएवर जैसे जैसे फंक्शन चेंज होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 5x, कुछ भी हो सकता है। तो वो थोड़ा थोड़ा चेंज आपको इस पर्टिकुलर पार्ट में दिखाई देगा। हो सकता है कहीं पैराबोलिक शेप जाके वापस नीचे जा रहा हो, कहीं पे दो कर्व्स बन रहे हो, वेव्स बन रही हो, वो डिपेंड करता है। और अगर आप चाहो तो हर टाइप का ग्राफ बना सकते हो, बहुत इजीली चेक कर सकते हो कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। एक ऐप आती है जियोजेब्रा, ये आप डाउनलोड कर लेना, बहुत काम आएगी आपके। उसमें बस आपने फंक्शन को पुट करना है और फंक्शन को पुट करते ही आपकी जो ग्राफ होगा उसका वो अपने आप सामने से आ जाएगा। फोर्थ नंबर पर आते हैं। फोर्थ नंबर पर होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक के बाद बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4, और इसका भी जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक शेप ही बनती है, थोड़ा सा स्क्वीज्ड होता है एज कंपेयर टू, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बात करूं तो थोड़ा सा स्क्वीज्ड होता है। ठीक है, नॉर्मली हम दोनों को अगर एक साथ बनाते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 को, तो देखो क्या होता है यहाँ पर। पहले हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना लेते हैं। 1 0 पर 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 1 2 3 4, तो ये 4 आ गया। और ये -1 पे भी 1 ही आएगा और -2 पे भी 4 ही आएगा। तो ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन अगर मैं x की पावर 4 लेता हूं तो 0 पे 0, ठीक है, 0 पे 0, 1 पे 1, 4 पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 पावर पे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये ऊपर चला गया यहाँ पर, और ये 2 पर भी, यहाँ पे -2 पे भी ऊपर चला गया। तो जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये थोड़ा सा अंदर हो जाएगा, स्क्वीज्ड हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये स्क्वीज्ड बनता है एज कंपेयर टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। थोड़ा सा ड्राइंग की वजह से एक्सट्रीमली सॉरी, बट ये इसी तरीके से बनेगा। जियोजेब्रा पे बना के देख लोगे तो ज्यादा बढ़िया से समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये हमारा था बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल है वो है नेक्स्ट फंक्शन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, ठीक है, इसको हम लिखते हैं एफ आर -0, आर एक्सेप्ट 0 टू आर। इसको हम लिखते हैं एफ आर एक्सेप्ट 0 टू आर, यानी कि सारे रियल नंबर्स डाल सकते हैं लेकिन 0 नहीं डाल सकते। और इसको डिनोट क्या करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x से। ध्यान रखना, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 डालेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसका डोमेन जो है सारे रियल नंबर से एक्सेप्ट 0, और रेंज जो है वो भी सारे रियल नंबर से एक्सेप्ट 0। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा यहां पर, देखना ध्यान से, वो इस तरीके से आएगा। मतलब ये एक्स एक्सिस पे भी टच नहीं करेगा और वाई एक्सिस पे भी टच नहीं करेगा, ये इस तरीके से बनेगा। क्लियर हो गया? इस चीज को ध्यान रखना, ये टच नहीं कर रहा है यहां पर, ये बस पास से निकलेगा दोनों के। इस तरीके से बिल्कुल क्लोज होता जाएगा, बस पास नहीं होगा, टच नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान रखना है।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारा रैशनल फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ नंबर पे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडुलस फंक्शन की रीडिफाइनिंग भी मैं क्लास में जरूर कराता हूं और मैं अब वीडियो में भी बताऊंगा, आज नहीं बट नेक्स्ट वाली वीडियो में मॉडुलस फंक्शन की रीडिफाइनिंग में आप लोगों को बता दूंगा कि क्या होती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वो बहुत काम आएगा आपके 12th में भी, इसलिए रीडिफाइनिंग करना जरूरी होता है। तो अभी आज की क्लास में तो मैं ग्राफ्स ही बता रहा हूँ, तो ग्राफ्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद मैं रीडिफाइनिंग जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तो अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मॉडुलस फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 2 प्लस 4, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 1 माइनस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस 2, और एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस मॉडुलस 4x माइनस 3। ठीक है, मैंने बहुत सारे बना दिए, अच्छे से समझ आ जाएगा कि होता क्या है। कुछ नहीं है, आपको वॉट एवर गिवन इन मॉडुलस, वॉट एवर गिवन इन मॉडुलस, मॉडुलस स्पेसिफाई कर रहा हूं भाई, इस चीज को ध्यान रखना, वॉट एवर गिवन इन मॉडुलस, आपने पुट करना है उस चीज को जीरो के इक्वल, पुट दैट थिंग इक्वल टू जीरो। तो वहां से जो आपको x की वैल्यू मिलेगी उसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट या डिसाइडिंग पॉइंट या चेंजिंग पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट, डिसाइडिंग पॉइंट या चेंजिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना। वहां से आपको एक चेंज दिखाई देता है ग्राफ में, इसीलिए उसको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन की, उसमें अगर मैं मॉडुलस के अंदर वाली चीज को जीरो के इक्वल रखूंगा तो मुझे ग्राफ के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट जो मिलेगा वो जीरो ही मिलेगा। तो आपने बस यहां से एक वी शेप बना देनी है, स्टोरी खत्म, ग्राफ खत्म। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूं, ये एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स हो गया। ठीक है, ये बच्चों को ओरली समझ आ जाता है ग्राफ कैसे बनता है। सेकंड वाले के अंदर क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, x माइनस 3 को जीरो रखा, x की वैल्यू 3 आ गई, तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया 3, तो 1 2 3 यहाँ पे हूं और यहां से मैंने एक v बना दिया, दैट्स इट। ये हो गया मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 3। क्लियर, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वाले पे आते, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, ओरली सोचो, 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 2, वेरी गुड, ये होगा 2। तो 2 पर आते हैं, जब हम लिख रहे हैं अगला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 2 प्लस 4। तो जब क्रिटिकल पॉइंट हमने देखा तो यहां पर आ रहा है प्लस 2। अब इस क्वेश्चन में इसके अलावा भी एक सिचुएशन है, वो है प्लस 4। तो ये क्या है, वाई एक्सिस को ऊपर ले जा रही है, तो ये देखना y की वैल्यू को 4 से बढ़ा रही है, तो ये y की वैल्यू 4 से बढ़ गई, और इसके बाद इस जगह से मैंने वी शेप बना देनी है। ये मेरा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया, दैट्स इट। क्लियर, तो ये ऊपर और नीचे जब जाएगा तो वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है। नेक्स्ट पर आते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 1 माइनस 3, मॉडुलस एक्स प्लस 1 माइनस 3। फिर से देखो वही सिचुएशन है, हम क्रिटिकल पॉइंट देखें तो -1 आएगा। अब 3 प्लेसेस नीचे जा रही है y की वैल्यू, तो मैं यहां पहुंच गया और मैंने यहां से बना दिया v शेप। क्लियर, नेक्स्ट फंक्शन पर आते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का मॉडुलस एक्स माइनस 2, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का मॉडुलस एक्स माइनस 2। क्रिटिकल पॉइंट पर आते हैं, वो आएगा मेरा 2। ठीक है, मॉडुलस के अंदर वाली टर्म को जीरो रखना है, तो x माइनस 2 को जीरो रखा, तो x की वैल्यू 2 आ गई, यहां पर पहुंच गया। अगर मॉडुलस के बाहर ये नेगेटिव साइन है, इसका मतलब y की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर y की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ बनेगा, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस मॉडुलस 4x माइनस 3, 3 माइनस मॉडुलस 4x माइनस 3। क्रिटिकल पॉइंट हमारा 3/4 आया, x की वैल्यू 3/4 आ रही है, आप देख सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर 3/4 को ऐसे ही प्लॉट कर लिया मैंने, अभी 3/4 ये आ रहा है। उसके बाद 3 प्लेसेस ऊपर गया, 1 2 3, मैं यहाँ पहुंच गया, और मॉडुलस के बाहर जो नेगेटिव था उसकी वजह से वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये मैं नीचे ले गया। इस चीज को ध्यान रखना, पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। कुछ हद तक वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी, ये देख लो, कुछ हद तक, क्योंकि 3 ऐड हो रहा है तो 3 तक तो पॉजिटिव रहेंगी। ऑब्वियसली जैसे ही 3 से बड़ा नंबर आएगा यहाँ पर,
तो उस वक्त क्या होगा, वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो नीचे 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 जा रहा है, इसकी वजह से ग्राफ यहाँ पर अगेन उल्टा बनेगा। तो बेसिक सी चीज है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उतनी प्लेसेस ऊपर या नीचे चले जाओ, और उसके बाद मॉडुलस के बाहर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंगली वी शेप उल्टी बन रही है, यानी कि पीक ऑफ द माउंटेन बन रहा है या बॉटम ऑफ द वैली बन रहा है, वो डिपेंड करता है मॉडुलस के बाहर वाले साइन के ऊपर। क्लियर हो गया, ये था हमारा मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, इसके बाद आते हैं सिग्नम फंक्शन पर। 6 नंबर पे होता है सिग्नम फंक्शन। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्नम फंक्शन बहुत आसान भी है। एफ एक्स इज इक्वल टू स्पेसिफिक है, ऐसे ही रहेगा जो मैंने बना रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं ये ऐसे ही रहेगा, इसका ग्राफ भी ऐसे ही रहेगा। ये 1 है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 पर, इक्वल टू 0 पर 0 है, उसके बाद -1 है अगर x जो है वो लेस देन 0 होगा। तो ये 3 सिचुएशंस है हमारे पास। तो ग्राफ जब बनाते हैं इसका, देखो भाई ये 1 ले लिया मैंने, यहाँ पे वेकेंट सर्कल ड्रॉ किया और ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ये -1 ले लिया, वेकेंट सर्कल ड्रॉ किया, ये हमारा स्ट्रेट लाइन बन गई। क्योंकि क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो y की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि एफ एक्स वाई होता है, y की वैल्यू 1 होगी ऑलवेज। तो 0 से बड़ा, ये 0, ये 0 है, यहां से बड़ा मतलब उस तरफ जा रहा है, तो देखो हर बार वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ये 1। ठीक है, और अगर 0 से छोटा है तो -1 आ रही है, तो 0 से छोटा है तो -1 आ रही है। और ये वेकेंट सर्कल बनाने का रीजन क्या है कि 0 पर ना तो 1 है ना -1 है, क्योंकि अगर 0 पे 1 होता तो ये वाला पार्ट नहीं होता इसके अंदर, और मैं इसको डार्क कर देता। बात समझ रहे हो, लेकिन अभी मैं इसको डार्क नहीं कर रहा, उसका रीजन यही है, उसका रीजन यही है कि ठीक है, उसका रीजन यही है क्योंकि 0 पर 0 है, तो मैं यहाँ पे वेकेंट सर्कल बनाऊंगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जिससे कि पता चल रहा है कि 0 पर ना तो 1 आ रहा है ना फिर -1 आ रहा है। तो इसे बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, जो मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम आएगा आपको अगले साल 12th में जब बच्चा पढ़ता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वहां पे बहुत काम आता है। ठीक है, लास्ट फंक्शन, लास्ट हमारा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस बहुत सिंपल है, यहां पर कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान रखना। इसको हम एफ एक्स को किससे डिनोट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। एक्स जो है वो रियल नंबर होता है, ये चीज ध्यान रखना। एफ हमारा R2 आ रही है, अगेन यहाँ पे डोमेन भी रियल नंबर्स है, कोडोमेन भी रियल नंबर्स है, लेकिन जो हमारा आंसर आता है, जो हमारी रेंज आती है, वो एक इंटीजर होती है। अब इसको कैसे समझते हैं वो ध्यान रखना। मान लो मैंने ऐसे लिख के दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 और 0 के बीच में है, तो इसका आंसर जो होगा वो -1 होगा, -1। अब ये तो हो गया रटना कि लेफ्ट साइड वाला ले लो। अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 और 1 के बीच में है तो हमारा आंसर होगा 0। फिर से देखो लेफ्ट साइड वाला ले लिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा अगर ये 1 और 2 के बीच में है, फिर से हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेफ्ट वाला ले लिया। भाई ये क्या चक्कर चल रहा है कि अगर रियल नंबर इस इंटरवल में है तो लेफ्ट वाला आंसर होगा, अगर रियल नंबर इस इंटरवल में है तो लेफ्ट वाला आंसर होगा। तो ये रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने अगर आपको दिया 4.3 तो ये 4 और 5 के बीच में होगा। हाँ, मुझे आंसर पता है इसका 4 आएगा, लेकिन मुझे ये देखना है कि 4.3 इन दोनों में से किससे बड़ा या इक्वल है। ग्रेटर और इक्वल देन, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ग्रेटर और इक्वल टू दोनों को देखना है कि अगर बड़ा या इक्वल किससे है, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये नंबर 4 से बड़ा है, इसलिए इसका आंसर 4 आ रहा है। अगर मैं 4.9 भी लेता हूं तो मैं राउंड ऑफ नहीं कर रहा, 4.9 भी 4 और 5 के बीच में आ रहा है, तो मुझे देखना है ये इन दोनों में से किससे बड़ा है, वो इससे बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 4 आ रहा है। और अगर यहाँ पे मैं खाली 4 लेता तो ये 4 और 5 के बीच में है, तो ये देखना कि 4 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लेना है जिस इंटरवल के बीच में आ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि -1 लेस देन इक्वल टू है x से और लेस देन है x 0 से। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू इसलिए लगाया क्योंकि हमें x को देखना है, यानी कि इसको देखना है, इस x को देखना है कि ये किससे बड़ा या इक्वल है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करना है। इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बनता है, बहुत सिंपल सा ग्राफ है, देखो ध्यान से। 1 पे 1 होगा,
ये 2 पे 1 नहीं होगा, तो 2 पे 1 नहीं है तो मैंने वेकेंट लगाया, तो 1 से लेके 1.9 तक ये हमारा 1 ही रहेगा। 2 पर क्या होगा, 2 होगा, और 3 पे 2 नहीं होगा, तो 3 पे हमने यहाँ पे 2 के पास वेकेंट लगा के एक लाइन फिर से यहाँ से ड्रॉ करी। तो ये इस तरीके से स्टेप्स बनते रहेंगे, और ये स्टेप फंक्शन कहलाता है, इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोल सकते हैं, स्टेप फंक्शन, ये भी ध्यान रखना है आपने। तो ये स्टेप फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया इस वीडियो के अंदर। इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर रीडिफाइनिंग ऑफ फंक्शंस कराऊंगा। उसके बाद वाली वीडियो में डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस बताऊंगा, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा। तो हम हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे डोमेन रेंज में भी। मैं 5-5, 10-10 एग्जांपल्स लेके चलूंगा हर एक टाइप के, सो दैट आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना इस वीडियो को, सो दैट उनको भी फंक्शंस के जो ग्राफ है वो अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए, अगर उन्होंने नहीं करे हुए तो। थैंक यू सो मच।